सोनपुर गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी चमेली के साथ रहा करता था। सुबह का समय था। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी चमेली ने उसे जगाते हुए कहा, अरे अब उठ भी जाइए, सूरज सर पर चढ़ाया है। गांव की गाय, भैंस और बकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। क्या तुम्हें उन्हें जंगल में चराने के लिए नहीं जाना? अर्जुन ना चाहते हुए भी उठ गया और अपनी पत्नी चमेली को देखकर बोला, जब भी मुझे अच्छी नींद आती है तुम मुझे जगा देती हो। और तुम्हें हमेशा सुबह के समय ही अच्छी नींद आती है, जब दुनिया काम पर जाती है। जब मुझे सुबह के ही समय नींद आती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ भला। जब रात भर सारे गांव वालों को तंग करोगे तो फिर सुबह तक तो नींद आएगी ही ना। कितनी बार कहा है कि अपनी हरकतों से गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। सारा गांव तुम्हारे मजाक करने की आदत से और लोगों को छेड़ने की आदत से परेशान है। हमारा गांव छोटा सा है, जहाँ सभी सीधे साधे लोग रहते हैं और सबके मन में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। हाँ, तो मैं कौन सी नफरत करता हूँ इन गांव वालों से। गांव वालों के प्रति जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसोगे कोई गांव वाला तुम्हारा साथ नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्या? चलो फिर मैं देखता हूँ, इस मामले की जांच पड़ताल जरूर करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घर से बाहर निकला और गांव की गाय, भैंस और बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी उसके पड़ोसी गंगाराम काका मिल गए। बूढ़े गंगाराम ने गुस्से से अर्जुन से कहा, अर्जुन, अरे भाई, कल पूरी रात कोई मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाता रहा और जब भी मैंने बाहर जाकर देखा कोई नहीं था। हाँ, तो आप मुझको काहे बता रहे हैं काका? गंगाराम काका गुस्से से बोले, अरे क्योंकि कुंडी खटखटाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तुम। अरे मैंने अपनी आंखों से आधी रात के समय देखा था कि तुम मेरे घर की कुंडी खटखटाकर अपने घर में घुस जाते थे। भाई, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मैं रात भर सो नहीं पाए और पूछते हो कि तुमको क्यों बता रहा हूँ। गजब आदमी हो। इतना कहकर गंगाराम काका गुस्से से वहां से चले गए। अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया और जानवरों को लेकर सीधा जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, ये गांव वाले ना एक नंबर के मूर्ख हैं। मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती इनसे। अरे मुझे इन्हें तंग करने में मजा आता है, इन्हें तंग करने से मुझे खुशी मिलती है। बस यही खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। बताओ भला, आज के दौर में दूसरों की खुशी बर्दाश्त करता कौन है? इतना कहकर अर्जुन एक बकरी की पीठ सहलाने लगा। तभी वो अपने आप से फिर बोला, हाँ, मेरी पत्नी ने कहा था कि गांव वाले मेरी हरकतों की वजह से किसी मुसीबत में मेरा साथ नहीं देंगे। चलो देखते हैं। इतना कहकर अर्जुन जानवरों को वहीं छोड़कर सीधे दौड़ता हुआ गांव आ गया और चिल्लाकर कहने लगा, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, गांव वालों। अर्जुन को घबराया हुआ देखकर गांव के कुछ लोग एकत्र हो गए और बोले, अरे क्या हो गया भाई अर्जुन? अरे क्या बताऊं, मैं जंगल में जानवरों को चरा रहा था, तभी अचानक से एक शेर आया और सभी जानवरों पर हमला कर दिया उसने। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आया हूँ। चलो जल्दी से चलो, इससे पहले कि वो शेर सभी जानवरों को खा जाए। चलो 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 चलो। ये सुनकर गांव वाले घबरा गए। चिंता मत कर अर्जुन, हम तेरे साथ हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सब तो सही है, लेकिन जिन लोगों के जानवर मैं जंगल में चराने के लिए ले जाता था, अब मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा? तभी गांव का मुखिया गुस्से से बोला, अरे अर्जुन, शेर ने जानवरों के ऊपर हमला कर दिया तो भैया इसमें तेरा क्या दोष? चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ चलते हैं, चल। मुखिया ने गांव वालों की ओर देखकर कहा,
अपने अपने लाठी डंडे सब उठा लो, चलो अर्जुन के साथ, चलो। कुछ ही देर में अर्जुन गांव वालों को लेकर जंगल की ओर चला गया। मगर जंगल का दृश्य देखकर मुखिया बुरी तरह चौंक गया। मुखिया अर्जुन से बोला, हैं? क्यों रे अर्जुन, तू तो कह रहा था कि तेरे जानवरों को शेर खा गया, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक है और शेर का तो कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या माजरा है ये? अर्जुन हंसने लगा और बोला, बड़ा मजा आया। अरे मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि मेरी मदद करने के लिए कोई आता भी है कि नहीं आता है। मुखिया क्रोधित हो गया। ए अर्जुन, मेरी बात कान खोल के सुन, आइंदा इस तरह का मजाक कभी मत करना। वैसे भी तुम्हारे मजाक से सारा गांव परेशान है, लेकिन आज तो तुमने हद पार कर दी। एक साथ पूरे गांव के साथ मजाक कर दिया। किसी दिन अगर तुम सच में मुसीबत में फंस गए, फिर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। सब मजाक में लेंगे तुमको, बात करते हो। इतना कहकर मुखिया ने गांव वालों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, चलो, इसने हमारा समय बर्बाद कर दिया, नालायक कहीं का, चलो। सभी गांव वाले मुखिया सहित अर्जुन को भला बुरा कहकर वहां से चले गए। शाम को अर्जुन जब घर लौटा तो उसकी पत्नी चमेली बुरी तरह से क्रोधित हो गई। आज तो आपने सारी सीमाएं पार कर दी। आपको क्या जरूरत थी गांव वालों से इस तरह का भद्दा और घटिया मजाक करने की? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात कर रही हो चमेली, तुमने ही तो कहा था कि जब मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा तो कोई भी गांव वाला मेरा साथ नहीं देगा। बस यही जांचने के लिए मैंने इस तरह का मजाक किया, लेकिन तुम गलत साबित हो गई। ये गांव वाले मूर्ख के मूर्ख ही हैं। मैं चाहे इनका कितना भी मजाक उड़ा लूं, चाहे कितना भी परेशान कर लूं, मुसीबत पड़ने पर ये साथ जरूर देंगे। यही तो उनकी मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। बकवास मत करो। मूर्ख गांव वाले नहीं, बल्कि मूर्ख तुम हो। अरे बुद्धू, अगर कहीं तुम सच में किसी दिन मुसीबत में पड़ गए और सच में शेर आ गया, उस दिन तुम्हारी बात पर कोई गांव वाला विश्वास नहीं करेगा। फिर रोते रहना। अर्जुन ने चमेली का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को फिर से गलत साबित कर दूंगा। हाँ। चमेली चुपचाप रसोई घर में चली गई और खाना बनाने लगी, मगर अर्जुन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर अर्जुन चुपचाप गहरी नींद सो गया। आधी रात को अचानक अर्जुन की आंख खुल गई। अचानक अर्जुन अपने घर से बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, वो मेरी पत्नी को मार डालेगा। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे कोई मेरी मदद करो, चोर चोर। अर्जुन की बात सुनते ही सारा गांव जाग गया। कुछ ही देर में अर्जुन के घर के बाहर लाठी डंडे लेकर गांव वाले एकत्रित हो गए। अर्जुन, तू चिंता मत कर, शांत हो जा। अगर तेरे घर में चोर घुसा है ना, तो वो बाहर अपने पैरों पर नहीं निकलेगा। चलो अर्जुन के घर के अंदर चलते हैं, चलो। कुछ ही देर में गांव वाले लाठी डंडे लेकर अर्जुन के घर में घुस गए। घर के अंदर चोर का नामो निशान नहीं था। अर्जुन की पत्नी गहरी नींद सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली और उसने गांव वालों को लाठी डंडे लिए देखा तो डर गई। आप सब यहाँ लाठी डंडे लेकर, सब ठीक तो है? तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। हैं? सब ठीक है, पर अर्जुन तो कह रहा था कि उसके घर में चोर घुस आए हैं। तभी वहां पर अर्जुन आ गया और मुस्कुराते हुए चमेली से बोला, देखा 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 देखा, कहा था ना मैंने तुमसे चमेली, ये गांव वाले बड़े मूर्ख हैं। मैं चाहे इनके साथ कितना भी मजाक कर लूं, कितना ही तंग इन्हें क्यों ना कर लूं, लेकिन ये मेरी मदद को जरूर आएंगे।
इतना कहकर अर्जुन मुखिया से बोला। वैसे क्षमा कीजिएगा मुखिया जी, दरअसल रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि गांव वालों के साथ में थोड़ा मजाक कर लिया जाए, हंसी खेल ठट्टा और क्या। ये सुनकर मुखिया आग बबूला हो गया। हंसी खेल ठट्टा, बस अर्जुन बस, बहुत हो गया। अब समझ लो कि ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। आइंदा अगर इस तरह का मजाक किया तो यकीन मानो मैं तुम्हें दंड देकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर होगा असली हंसी ठट्टा। बात करते हो, चलो। इतना कहकर मुखिया सभी गांव वालों को लेकर चला गया। अर्जुन बेशर्मी से लेट गया। चमेली की आंख से आंसू बहने लगे, लेकिन अर्जुन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा। समय ऐसे ही बीतता रहा और अर्जुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। सूखे की वजह से गांव वाले चिंतित हो गए। एक दिन अर्जुन की पत्नी चमेली ने अर्जुन से कहा, देखिए जी, गांव में सूखा पड़ा हुआ है। गांव वाले सूखे की वजह से बहुत चिंतित हैं। सुनने में आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से जमीन में अनाज उग रहा है। तो जब तक सूखा खत्म ना हो जाए तब तक आप गांव वालों से ना मजाक कीजिए और ना उन्हें तंग कीजिए। अर्जुन मुस्कुराने लगा और बोला, अरे चमेली, तुम तो बेवजह ही इतनी ज्यादा चिंता करती हो। अरे भाई, मेरे मजाक से गांव वालों को इतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति तुम्हें है। गजब है भाई। चमेली क्रोधित हो गई। आप जिसे मजाक कहते हैं उसे तंग करना कहते हैं। देखिए, एक तो वैसे ही कुछ महीनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई। वैसे भी बारिश ना होने की वजह से गांव में न जाने कितनी मुसीबतें आई हुई हैं। ऊपर से आप गांव वालों की और मुसीबत बढ़ाइएगा। इतना कहकर चमेली वहां से चली गई। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने गांव से बाहर आया और चारों ओर देखने लगा। सभी गांव वालों के चेहरे चिंता से घिरे हुए थे। अचानक अर्जुन को एक शरारत सूझी और वो अपने आप से बोला, हाँ, ये गांव वाले बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ना, क्यों ना वर्षा ही करा दी जाए। इतना कहकर अर्जुन दौड़ता हुआ गांव के चौराहे पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अरे गांव वालों, खुशखबरी खुशखबरी, वो देखो, दूर से काली घटा चली आ रही है। लगता है कि अब हमारे यहाँ भयंकर वर्षा होने वाली है। अरे अगर ये वर्षा हो गई तो सारे खेत खलिहान, सूखे हुए खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो जाएंगे। ये अर्जुन की बात सुनकर वहां खड़े सभी गांव वाले खुश हो गए। मुखिया भी गांव वालों के साथ दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आ पहुंचा। हैं? कहाँ? क्यों रे अर्जुन, कहाँ है काली घटा? अर्जुन सूरज की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे वो देखो ना, अरे तुम्हें सूरज में वो देखो, वो सूरज में काला धब्बा दिखाई दे रहा है ना। काली घटा वहीं से आएगी, लेकिन इसे अभी तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। पर हाँ, मुझे दिखाई दे रही है काली घटा। इतना कहकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या मुखिया जी, काली घटा, मजा आया? मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे मजाक कर रहा था, ये घनी धूप में काली घटा कहां से आएगी है? अर्जुन के इतना कहते ही मुखिया ने एक जोरदार चांटा अर्जुन के गाल पर जड़ दिया। अचानक चांटा पड़ने की अर्जुन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा ऐसा मजाक किया तो तुम्हें गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम हमारे गांव पर एक बोझ बन चुके हो अर्जुन, बोझ जिसे गांव वाले मजबूरी में अब तक ढोते आए हैं, पर अब और नहीं। चल चल तू। इतना कहकर मुखिया ने अर्जुन का गिरेबान पकड़ा
और खींचता हुआ एक छोटे बच्चे के पास ले गया, जिसके होंठ प्यास से सूखे हुए थे। इस बच्चे के सूखे हुए होंठ को देख रहे हो? तुम जानते हो इसके होंठ क्यों सूखे हुए हैं? क्योंकि इसके घर पर पानी नहीं है। गांव का कुआं सूख चुका है। चल इधर आ तू। इतना कहकर मुखिया अर्जुन को फिर पकड़कर एक झोपड़ी में ले गया, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति उदास बैठा था। जानते हो ये बूढ़ा व्यक्ति इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। हमारे गांव में बहुत कम मात्रा में अनाज हो रहा है ना? और दिखाता हूँ। और इधर आ। ए तेरी तो। इतना कहकर मुखिया अर्जुन को झोपड़ी से बाहर खींचता हुआ ले गया और फिर दूसरा चांटा अर्जुन के गाल पर जड़ दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे मजाक सूझ रहा है? तुम्हें काली घटा दिखाई दे रही है? अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से दफा हो जाओ। निकल जाओ अर्जुन। अर्जुन को पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी। मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि मैं गांव वालों को लेकर तुम्हारी पत्नी के सामने अपमानित करके धक्के मारकर बाहर निकालूं, तुम स्वयं ही ये गांव खाली कर दो। चुपचाप निकल जाओ। अर्जुन चुपचाप अपने घर चला गया। अर्जुन की पत्नी चमेली दूर से ये पूरा घटनाक्रम देख चुकी थी। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। निकाल दिया ना तुम्हें गांव वालों ने। चमेली ने अपना सामान उठाया और बाहर आ गई। कुछ दूर जाकर अर्जुन की पत्नी रोने लगी और बोली, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मुझे माफ कर दो चमेली। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये मजाक करना इतना भारी पड़ जाएगा। हाँ, अब हमें जंगल में ही रहना होगा। चलो। अर्जुन अपनी पत्नी चमेली को लेकर घने जंगलों में निकल पड़ा। दूर घने जंगलों में अर्जुन को एक तालाब नजर आया। आज से हम इस तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहेंगे। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ उसी दिन तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन अर्जुन बैठा था कि तभी उसकी पत्नी चमेली बोली, हमें यहाँ आए हुए 10 दिन से अधिक हो गए और जंगली फल फूल खाकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ आसपास कोई गांव क्यों नहीं देखते जहाँ तुम कोई काम कर सको? हाँ, एक गांव तो है, लेकिन मैं ठहरा एक चरवाहा। मुझे और कोई काम ही नहीं आता सिवाय गाय बकरियों और भैंस चराने के। हम जंगल में रहते हैं, तुम कम से कम जंगल में लकड़ियां तो काट ही सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल से लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेचो। इससे तुम्हें कुछ आमदनी होगी तो घर पर कुछ अच्छा भोजन खाने को बन सके। उसी दिन से अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटकर पास के गांव के बाजार में बेचने लगा। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसकी नजर दूर एक गधे पर पड़ी, जो अर्जुन को बहुत गौर से देख रहा था। हैं? ये गधा देखने में जंगली तो नहीं लग रहा, पर ये यहाँ अकेला क्यों है? इसके आसपास कोई है भी नहीं। एक काम करता हूँ, अगर कुछ देर यहाँ कोई नहीं आया तो इस गधे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, फिर इसकी पीठ पर ही लकड़ियां रखकर दूसरे गांव में बेचा करूंगा। इससे मेरी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, चलो देखता हूँ। अर्जुन वहां बैठ गया, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी उस गधे को लेने कोई नहीं आया। अर्जुन गधे को साथ लेकर अपनी झोपड़ी लौट आया। गधे को देखकर अर्जुन की पत्नी चमेली चौंक गई। ये गधा आपके पास कहाँ से आया? आपके पास तो केवल इतना ही धन होता है जिससे हम थोड़ा अच्छा खा सके। हाँ, मैंने क्या सोचा कि इससे मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं ले आया इसको। चमेली की आंखों से आंसू निकल आए। अब आप पहले से कितने शांत हो गए हो। काश आप पहले ही इतने शांत और मेहनती होते तो हमें घर से बेघर नहीं होना पड़ता। हाँ,
क्यों जख्मों पर नमक छिड़कती हो चमेली? मुझे अपने किए का पछतावा है। अगर मुझे पश्चाताप का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। अगले दिन अर्जुन गधे को लेकर फिर लकड़ियां काटने चला गया, मगर एक पेड़ के पास पहुंचकर गधा अचानक रुक गया और फिर दौड़ने लगा। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? लेकिन गधा अर्जुन की बात नहीं सुन रहा था। अर्जुन को गुस्सा आया और वो तुरंत गधे के पीछे दौड़ने लगा। गधा अचानक एक जगह रुक गया और अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अरे, ये गधा मिट्टी क्यों खोद रहा है? तभी अर्जुन को जमीन के अंदर एक चमकती हुई चीज नजर आई। अर्जुन ने जैसे ही उसे उठाया तो वो एक ठोस सोने का सिक्का था। अरे बाप रे, ये तो ठोस सोने का सिक्का है। अर्जुन ने गधे को इशारा करके कहा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और खोद दो, खोदो खोदो खोदो। मगर गधा शांत खड़ा रहा। अर्जुन चुपचाप गधे को लेकर अपनी झोपड़ी लौट आया और सिक्का चमेली को दिखाया। और चमेली अचानक से गधा भागने लगा और एक जगह जाकर मिट्टी खोदने लगा। बस वहीं मुझे ये सोने का सिक्का मिला। देखो, इसका मतलब वहाँ पर और भी सोने के सिक्के होंगे। नहीं है, मैंने भी बहुत प्रयास किया और गधे से इशारे में बात भी की कि और खोद भाई और खोद, लेकिन गधा शांत हो गया। बात ही विचित्र है, एक गधा अचानक दौड़ता है, मिट्टी खोदता है और केवल एक सोने का सिक्का मिलता है। जरूर इस बात में कोई रहस्य है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी हो, चलो जो मिले वही अच्छा। कल इस सोने के सिक्के को बाजार में बेच दूंगा, देखते हैं कितना मिलता है। नहीं, अभी नहीं, अगले दिन बेचकर आना। अर्जुन कुछ नहीं बोला। रात होने पर अर्जुन गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी पत्नी चमेली रात को रोशनी में उस सोने के सिक्के को गौर से देखने लगी। वो उसमें कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक चमेली की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अर्जुन को हिलाया। अर्जुन उठो, अर्जुन उठो, अर्जुन उठो, अर्जुन जल्दी उठो। अर्जुन आंखें मसलते हुए उठ बैठा। क्या हो गया चमेली, बताओ। चमेली ने तुरंत अर्जुन को सिक्का दिखाया। देखो, इस सिक्के को गौर से देखो, इसमें कोई नक्शा बना हुआ है। अर्जुन ने सिक्के को गौर से देखा और कहा, हैं? हाँ, तुमने सही कहा। जब मैंने पहली बार सिक्का पकड़ा था तभी मुझे महसूस हुआ था कि ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। इसमें कुछ है जो मैं चाहकर भी देख नहीं पा रही। और गौर से देखो, इस सिक्के के अंदर रास्तों के बीच एक बड़ी गुफा का चित्र बना हुआ है। मुझे लगता है उस गुफा में कोई रहस्य है। हो सकता है कि इस तरह के सैकड़ों सिक्के वहाँ खजाने के रूप में रखे हों। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो चमेली। और वो गधा हमें सिक्का ही देना चाहता हो, लेकिन गधे के अंदर इतनी अकल कैसे आ सकती है? हो सकता है कि भगवान हमारी मदद करना चाहते हो। शायद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, तो फिर इस सिक्के में जो नक्शा बना है उसके बताए हुए रास्ते पर हम जरूर चलेंगे और उस गुफा तक पहुंचेंगे। अर्जुन और चमेली रात भर उस सिक्के पर बने नक्शे को गौर से देखते रहे। अगली सुबह उन्होंने गधे को साथ लिया और नक्शे में बने रास्ते की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद चमेली की नजर एक झील पर पड़ी। देखो अर्जुन, हम नक्शे के मुताबिक बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं। नक्शे में एक झील का चित्र बना हुआ था। अब यहाँ से गुफा थोड़ी ही दूर पर होनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुरा उठा और दोनों गधे को लेकर आगे चल पड़े। बहुत दूर निकलने के बाद अर्जुन की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। नक्शे के मुताबिक हम सही जगह पर हैं। गुफा यही होनी चाहिए, मगर बड़ी विचित्र बात है, हमें तो आसपास कोई गुफा नजर ही नहीं आ रही। तो क्यों ना साधु महाराज से पूछ लें? शायद तुम सही कह रहे हो। अर्जुन और चमेली गधे को लेकर साधु के पास पहुँचे। साधु ने आंखें खोली और अर्जुन चमेली को ध्यान से देखा।
अर्जुन ने सिक्का साधु को दिखाया, सारी घटना सुनाई और कहा, बस ऐसे हम दोनों पति पत्नी यहाँ तक आ पहुंचे साधु महाराज। लेकिन यहाँ तो हमें दूर दूर तक कोई गुफा नजर ही नहीं आ रही। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें गुफा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अब पहले तो हमें ये नहीं पता साधु महाराज कि उस गुफा के अंदर है क्या। हम तो केवल ये सोचकर आए हैं कि शायद वहां बहुत सारा खजाना होगा। तुम्हारी कल्पना सत्य है। उस गुफा के अंदर प्राचीन खजाना है, परंतु वो तुम्हें केवल एक ही शर्त पर मिल सकती है। ये सुनकर चमेली चौंक उठी। कैसी शर्त? वो शर्त तो तभी खुलेगी जब तुम उस गुफा को खोज लोगे और खजाने को अपनी आंखों से देख लोगे। वो शर्त भी होगी और शायद एक परीक्षा भी होगी। इतना कहकर साधु ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, वो देखो, वहां जो लंबी लंबी झाड़ियां दिख रही हैं, उन्हें हटा दो। गुफा वहीं है, उसका द्वार झाड़ियों से छुपा हुआ है। जाओ। अर्जुन और चमेली दौड़कर झाड़ियों की ओर गए और उन्हें हटाने लगे। कुछ देर बाद गुफा का द्वार दिखाई दिया। अंदर से सोने की किरणें चमक रही थीं। अरे हाँ, साधु महाराज सही कह रहे थे। चलो चमेली, हाँ जाओ, अंदर चलते हैं। अर्जुन और चमेली गुफा में दाखिल हो गए। गधा भी उनके पीछे पीछे आ गया। गुफा के अंदर बेतहाशा प्राचीन खजाना पड़ा था। अर्जुन की आंखें फैल गईं और चमेली बोली, ये तो इतना सारा खजाना है कि अगर हमें मिल गया तो हमें जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम ऐश्वर्य और आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। तभी वहां साधु आ गया। इस खजाने को हाथ लगाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अर्जुन और चमेली चौंक गए। क्या क्या बताना चाहते हैं साधु महाराज, बताइए। हाँ, तुम्हें ये गधा उस स्थान तक लेकर आया जहां ठोस सोने का सिक्का गड़ा था और उसी सोने के सिक्के में इस गुफा तक का नक्शा था। दरअसल ये गधा श्रापित है। इतना बोलकर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, समझ लो, ये कोई साधारण गधा नहीं बल्कि एक मनुष्य है जो अपने कर्मों की वजह से इस रूप में आ गया है। अगर तुम खजाना अपनाते हो तो ये जीवन भर शापित रहेगा और अपने असली रूप में कभी नहीं लौट पाएगा। इसके परिवार वाले इसका इंतजार करते करते इस संसार से चले जाएंगे और अगर तुम खजाना छोड़ दोगे तो ये गधा श्राप से मुक्त हो जाएगा। यही शर्त है और यही परीक्षा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन और चमेली एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अचानक अर्जुन ने साधु की ओर देखकर कहा, साधु महाराज, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। ये सुनकर चमेली चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं चमेली। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने गांव में हर किसी को तंग किया, दूसरों को मूर्ख कहा, लोगों का मजाक उड़ाया। आज पहली बार मौका है इंसानियत दिखाने का। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने गधे की ओर देखा और कहा, ये गधा जो भी होगा, आखिरकार इसके परिवार वाले बेसब्री से इसका इंतजार तो कर रहे होंगे ना। ये अपने गांव और अपने परिवार को छोड़कर बेचारा कितना उदास होगा। इसका एहसास मुझे अब हो रहा है, जब मैं खुद अपने गांव से निकाला गया हूँ और जंगल में रह रहा हूँ। मैं तो अपने गांव वापस नहीं जा सकता, परंतु ये गधा श्राप से मुक्त होकर ये तो अपने परिवार के पास लौट सकता है ना। साधु के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अगले ही पल गधा रंग बिरंगी किरणों से नहाया और धीरे धीरे उसके सामने एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अर्जुन और चमेली पूरी तरह चौंक गए। तभी साधु ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, चौंको मत, ये इस राज्य के राजा सूरज हैं। दरअसल ये भी खजाने की खोज में यहाँ तक आया था,
लेकिन यह खजाना साधारण नहीं, जादुई खजाना है। वर्षों पहले राजा विक्रम ने इस खजाने को इस गुफा में सुरक्षित रखा था और साधु संतों से इस पर ऐसा असर डलवाया था कि कोई भी अगर बुराई की नीयत से इसे ले जाने का प्रयास करे तो वो तुरंत श्रापित हो जाए। साधु ने आगे कहा, राजा सूरज भी बुरी नीयत से यहाँ पे आया था। ये सिक्का राजा सूरज के पास था क्योंकि राजा विक्रम इसके ही पूर्वजों में से एक था। जब राजा सूरज यहाँ पहुंचा तो मैंने चेतावनी दी थी, अगर मन में बुरे विचार हैं तो इसे मत छुओ वरना श्रापित हो जाओगे। पर ये नहीं माना और जैसे ही इसने खजाने को हाथ लगाया यह गधे में बदल गया। रोने लगा, मुझसे विनती की, मुझे दया आ गई। मैं जानता था श्राप का निवारण एक ही तरीके से हो सकता है, जब यह गधे के रूप में किसी मनुष्य को गुफा तक लाए और वो मनुष्य खजाने को ठुकराकर इंसानियत चुने। बस तभी ये मुक्त हो सकता था। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, और आज वही हुआ। अर्जुन और चमेली एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। अब इस खजाने का जादुई असर भी समाप्त हो गया है। राजा सूरज ने अर्जुन के सामने झुककर कहा, अर्जुन, तुमने हमें श्राप से मुक्त किया है। अब मुझे खजाने का कोई लालच नहीं रहा। ये सारा का सारा खजाना तुम्हारा है। क्या? नहीं 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 महाराज, मुझे खजाना नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो महल में कोई ऊंचा पद दे दीजिए, जिससे मैं सम्मान सहित अपने गांव लौट सकूं और अपना खोया हुआ मान वापस पा सकूं, ताकि मेरी पत्नी चमेली फिर से सर उठाकर गांव में जी सके। राजा सूरज मुस्कुरा उठा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ और आधे खजाने का हिस्सा तुम्हें देता हूँ। हाँ, मना मत करो, ये मेरा आदेश है अर्जुन। बस बात खत्म। अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसे आधा खजाना मिल गया। कुछ दिन अर्जुन और चमेली महल में रहे। अब वो बहुत अमीर हो चुके थे। फिर एक दिन अर्जुन राजा सूरज के साथ अपने गांव लौटा। अर्जुन को देखकर गांव वाले चौंक गए। देखिए, मैंने आप सबका दिल दुखाया, मजाक उड़ाया। आज मैं सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ और गांव की मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि सूखे की वजह से आप सब कितनी तकलीफ में थे। मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया की आंखों में आंसू बह निकले। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा, इंसानियत को अपनाया और साबित किया कि सच्चा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां पछतावा दिल से हो।